हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीपीएससी 4.0 में सामाजिक अध्ययन को लेकर अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जिन भी बच्चों का हिस्ट्री और पॉलिटी विषय होने वाला है सब्जेक्ट्स में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी से रीड करके बनाए हुए गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एनसीईआरटी और एक गाइड बुक जो भी आप पढ़ते हो उनसे ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फैक्ट्स देख के आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक को बार बार रीड करना है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। 1857 तक, ध्यान रखिएगा, 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के कितने प्रतिशत भूभाग पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था? तो देखिए, 1857 की क्रांति तक अगर हम बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप पर 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है। 1857 की क्रांति से आपके टीआरई जितनी तीन टीआरई में एक बार री एग्जाम यानी 4 बार आपके इस टॉपिक से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले आपको जो यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये बता देती हूँ कि जब भी हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि 1857 की क्रांति ऐसे ही नहीं हो गई थी, एक ही दिन में अचानक से नहीं हो गई थी। आपको 100 साल पहले अगर बात करें तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। तो प्लासी का युद्ध में आपको पता है कि मीर जाफर की धोखाधड़ी की वजह से सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाता है और कंपनी पर बक्सर की युद्ध के बाद यानी 1764 में बक्सर की युद्ध के बाद से 1765 में एक संधि होती है जिसे हम इलाहाबाद की संधि कहते हैं। ये संधि जो है वो मुगल बादशाह अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य होती है। अब इसमें क्या होता है कि अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर लेकर के मुगल सम्राट को दे दिया जाता है और बंगाल पर सीधा कंपनी का सीधा नियंत्रण स्थापित हो जाता है। यानी बंगाल में 2 दीवान नियुक्त किए जाते हैं, एक बंगाल में और दूसरा बिहार में। बंगाल में सिताब राय, बिहार में और बंगाल में रजा खां। ध्यान रखिएगा, बंगाल में रजा खां और बिहार में सिताब राय को नियुक्त किया जाता है। अब वहां पर कंपनी का सीधा नियंत्रण होता है। यानी बंगाल अगर ओवरऑल बात करें तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा धन के क्षेत्र में, आर्थिक के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा रिच हो चुका था। अब यहाँ पर कंपनी का सीधा नियंत्रण से कंपनी को इतना ज़्यादा लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए, आप जब मतलब उत्तरोत्तर में आप मुगल के पीरियड्स के बाद के जितने नवाब पढ़ते हैं, जिसमें बंगाल के नवाब आते हैं, मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दौला, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र, तो ये सारे जितने भी नवाब होते हैं ये लोग लगातार स्टार्टिंग के कुछ ऐसे थे जैसे अलीवर्दी खां, इन्होंने बंगाल में अपना नवाब बने रहने के बाद से भी ये मुगल पीरियड्स में मुगल शासक को कर देना बंद नहीं करते। ये शुरुआत होती है अलीवर्दी खां से। अलीवर्दी खां जब बंगाल का नवाब बनता है तो उसने मुगलों को इक्तेदारी प्रथा को प्रारंभ कर दिया और मुगलों को कर देना क्या हुआ, बंद कर दिया। उसके बाद सिराजुद्दौला आता है। तो आपको पता है कि जब हम प्लासी का युद्ध पढ़ते हैं तो प्लासी के युद्ध के बाद से अंग्रेजों का एक बहुत बड़ी जीत होती है भारत में और उसके बाद से ये चीज़ें लगभग ऐसी होती हैं कि आप बाद में पढ़ते हैं 1793 में कार्नवालिस आते हैं तो उन्होंने स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ कर देते हैं और बंगाल में ही इन क्षेत्रों को इसलिए विकसित किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी आप स्वदेशी आंदोलन पढ़ते हैं तो बंगाल का विभाजन पढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन भी बंगाल के फेवर में, मतलब आप जब भी पढ़ते हैं तो देखा है कि हम लोगों ने शुरू से जो एक इतिहास देखा है बंगाल का, वो ये है, वो इतना ज़्यादा समृद्ध था कि कंपनी का सीधा नियंत्रण उस पर स्थापित करना कंपनी को क्या करता था, फायदेमंद था। एक टाइम ऐसा आया कि कंपनी के पास इतना ज़्यादा पैसा हो चुका था कि अब वो ब्रिटेन से सोना चांदी जो आता था उसे भी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास क्या होता था, राजस्व वसूलने के लिए उनके पास बंगाल से इतना धन आता था। दूसरा, जो राजा महाराजा होते थे वो कंपनी को क्या करते थे, इतना ज़्यादा कर दिया करते थे कि उनके पास ऑटोमेटिक क्या हो गया था, पैसा। तो 1757 की क्रांति, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1857, 100 साल बाद 1857 की क्रांति पे भी ये चीज़ें देखी गई थी। आपको पता है 8 अप्रैल, सुनते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है, 8 अप्रैल 1857 को
मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। ये बैरकपुर से इसकी शुरुआत होती है। सैन्य विद्रोह की शुरुआत कहाँ होती है? बैरकपुर से होती है। अब ये मंगल पांडे क्या करते हैं, तो इन्होंने कहा कि हम जो ये पुरानी राइफल को छोड़कर जो नई एनफील्ड राइफल्स आई है उसके जो कारतूस होते थे उसको मुंह से दबाकर खोलना पड़ता था। अब मुंह से जब दबाकर खोला जाता था तो उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिलाई हुई थी, और ऐसा वक्तव्य एक बंगाल में ही एक खलासी के पद पर एक व्यक्ति था उसने फैलाई थी। अब एनसीईआरटी पढ़िए तो आपको पता लगेगा। अब उस खलासी के द्वारा मतलब भड़का बयान जो ये दिया गया था वो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारण बन गया। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। उसके बाद से धीरे धीरे हम देखते हैं कि 9 मई 10 मई को फिर पूरा बैरकपुर को तोड़ करके मेरठ छावनी में भी सैन्य विद्रोह होता है, और फिर वहां से जो लोगों को पकड़ा गया था, जिन लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा चला दिया गया था कि ये बात नहीं मान रहे, 10 साल की सजा हो गई, उन सब लोगों को क्या किया गया, जेलों को तोड़ा गया और वहां के कैदियों को आज़ाद करा के डायरेक्ट सब लोग कहाँ पहुंच गए? दिल्ली। अब रमजान का महीना चल रहा था और ओवरऑल रमजान का महीना चल रहा था दिल्ली में, और बहादुर शाह जफर का मुगल पीरियड में ये अंतिम बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर, जिनको हम शॉर्ट में BSZ लिख सकते हैं, बहादुर शाह जफर थे। दिल्ली में पहुंची ये पूरा विद्रोह करने वाली जो सैनिक थी ये पहुंचे वहां पर, और उन्होंने फिर बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता घोषित कर लिया। अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि इनकी उम्र बहुत हो चुकी थी। लेकिन जब भी कोई आंदोलन हम पढ़ते हैं तो आपको पता है कि वो आंदोलन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका नेतृत्वकर्ता जो होता है वो ढंग का नहीं मिलता है। शायद ये भी बहुत बड़ा रीजन रहा था 1857 की क्रांति का असफल होने का। तब भी आप ये समझिए कि 63% भूभाग पर सैन्य विद्रोह हुआ, 63% भूभाग पर अधिकार हो गया और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा नियंत्रण स्थापित होगा। कारण क्या था? दिल्ली से ये प्रारंभ होता है, कानपुर, लखनऊ, झांसी, फैजाबाद, इलाहाबाद में हर लोगों ने, बिहार में कुंवर सिंह ने, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में लियाकत अली, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, अवध में बेगम हजरत महल, वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी, ऐसे करके बहुत से जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे, जितने भी क्रांतिकारी नेता थे, वो सब इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते चले गए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? ब्रिटेन से, हालांकि एक समय ऐसा आया था कि तहसीलदार द्वारा ये वक्तव्य दिया भी गया था कि 1857 की क्रांति के बाद से देश क्या हो जाएगा, पूर्णतः क्या हो जाएगा, अंग्रेजों के शासन से मुक्त हो जाएगा और मुगलों का फिर से शासन चलने लगेगा। यानी देखिए अभी भी भारत को आज़ाद होने का नहीं बल्कि मुगल पीरियड्स के अंडर में अपना शासन चलाने की इच्छा जाहिर थी। लेकिन फिर क्या हुआ? तो 1857 की क्रांति सिर्फ इन विद्रोहों के वजह से नहीं बल्कि एक नेतृत्व कमी के वजह से, कोई इसको नहीं कर पाया, इसका नेतृत्व नहीं कर पाया। आपको पता है कि हडसन, अब ये सारे नाम आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। हडसन पहुंचे, फिर कैंपबेल का नाम हम पढ़ते हैं जो कानपुर में थे। कैंपबेल के बाद हम लॉरेंस का नाम पढ़ते हैं, उसके बाद से हडसन, और हडसन जो थे इन्होंने बहादुर शाह जफर के ही बेटों को उनके सामने ही क्या कर दी? गोली मार दी। क्योंकि दिल्ली में निकलसन थे, निकोलसन को पहले ही गोली मार दी गई, तो निकलसन क्या हो गए? जब खत्म हो गए तो हडसन वहां पहुंचे, और दिल्ली के बाद से बरेली में भी इन्होंने ही उसका नेतृत्व किया। लॉरेंस लखनऊ में आ गए, कैंपबेल कानपुर में थे, फिर लॉरेंस वापस कानपुर में भी गए थे। तो 21 सितंबर पर इन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया वापस, और इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ नेतृत्वकर्ता की संगठित रूप की योजना न बनाने की वजह से ये क्रांति पूरी तरीके से असफल रही। देखिए ये सारे पॉइंट्स बताने का मेन उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप इन चीजों को जानते रहिए कि ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा कितना % था? तो ये था 30%। क्या था इसका भी रीजन आप समझते चलिए। ये सब देखिए 1788 की बात हो रही है, यानी 1857 की पहले। ये सारी चीजें जो है, जैसे अब देखिए उस समय क्या होता था, वोड नामक एक शीतोष्ण क्षेत्र में उगने वाला एक पौधा था। ठीक, इस पौधे से नील प्राप्त किया जाता था। यूरोप के लोग इसी पौधे से क्या करते थे? नील प्राप्त करते थे। हालांकि भारतीय नील का ये जो चमक थी, जो उसका जो एक बहुत ही सुंदर जो चित्रकारी होती थी, जो बहुत सुंदर, वो उसकी बराबरी ये वोड पौधा नहीं कर पाता था। लेकिन फिर भी क्या होता था, वोड नामक पौधा शीतोष्ण क्षेत्रों में उग सकता था, इसलिए ठंडी जगहों पर। लेकिन जो नील थी, जो भारतीय नील था, जो नील का जो कपड़ों की रंगाई चमकदार
जो दिखाती थी, जो चित्रकारी दिखती थी उसमें, वो इसके आगे कुछ भी नहीं थी। मतलब कि नील, भारतीय नील की जो मांग थी, जो कपड़ों की रंगाई करने वाले जो थे वो भारतीय नील के बहुत ही क्या कहते हैं दीवाने हो चुके थे। इतनी चमकदार, आप एनसीईआरटी पढ़ती है तो उसमें दो इमेज दी हुई, उसमें आप देख लेंगे कि एक कलमकारी आंध्र प्रदेश की छपाई है और एक वोड के पौधा से उत्पन्न जो नीला है वो बहुत ही फीका और बेजान सा, जो वोड पौधा से जो नील उत्पादित होता था वो बहुत बेजान सा, बेरुखा सा लगता था, देखने में ही बहुत अटपटा सा लगता था। इसलिए भारतीय नील की मांग क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। अब ये सब रीजन बना, आपको पता है कि बंगाल में भी बहुत से लोग आए, फिर अफ्रीका में भी जो उपनिवेश में जो दास गुलाम बनकर गए थे उन लोगों ने भी इस खेती को क्या कर दिया, बाइकआउट करने लगा। कारण क्या था, क्योंकि नील की खेती जिस भी जमीन पर होती थी उस जमीन को ये बंजर बना देती थी, उसके बाद उस पर किसी भी तरीके की फसल नहीं उग सकती थी। और आपको पता है कि उस समय आर्थिक महामंदी का भी दौर था, 1770 का समय की अगर हम बात करें तो बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था जिसमें करोड़ों लोग मारे जा चुके थे। इसलिए ये समय कुछ ऐसा था 1770 के से 1788 में, आपको पता है कि दशक का बस फर्क था। और इस समय जो था अकाल से लोग क्या हो गए थे, मारे जा चुके थे। अब ऐसे में ऐसी जगह पर खेती करना, वो भी नील की जो वहाँ के उपजाऊपन को क्या कर देती थी, पूरी तरीके से समाप्त कर देती थी। जमींदारों का अपना ही वर्चस्व होता था, तो पूरी तरीके से शोषण किसका हो रहा था, भारतीय किसानों का, जो नील की खेती के लिए क्या कर दिए थे, अनुबंधित कर दिए गए थे। यानी बाद में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें निज व्यवस्था देखी और रैयतवाड़ी व्यवस्था देखी जाती है। तो निज व्यवस्था तो ऐसी होती थी जिसमें किसान जो है खुद अपनी जमीन का मालिक होता था और वही किसी को रख कर खेती करवाता। लेकिन रैयत में ऐसा बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता था। रैयत में क्या करते थे, जमींदार ले जा करके उनके पास नकदी देते थे और उनसे एक अनुबंध करा लेते थे, यानी एक सिग्नेचर करा लेते थे, एक अनुबंध तैयार करवाते थे। और गांव के मुखिया वगैरह को भी इस बात के लिए क्या कर लेते थे, राजी करवा लेते थे कि आप अपनी जमीन पर 25% क्या करिए, नील की खेती करिए। और क्या होता था, जब नकदी मिलती थी और लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, लोगों के पास खाने को नहीं होता था, और तब उस समय में अगर नकदी मिल जाती थी तो लोग क्या होते थे, नील की खेती करने के लिए तैयार हो जाते थे। पर धीरे धीरे देखा गया कि भारतीय नील की जो मांग है वो विदेशों में ज़्यादा बढ़ने लगी। अब इस मांग की वजह से ये जमींदार भारतीय नील उत्पादकों को और भी ज़्यादा जोर देने लगे कि नहीं, आप नील का उत्पादन मतलब बहुत जोर शोर से करिए। और आपको पता है कि नील की खेती का क्या दुष्परिणाम होता था, बंजर हो जाती थी खेती। तो बाद में अफ्रीका के जो उपनिवेश थे उन्होंने इनमें पहले समाप्त किया, बगानों में आग लगा दी। और यही कारण था कि भारतीय नील उत्पादकों ने भी क्या कर दिया, कहा कि नहीं, हम भी नील की खेती क्या करने लगेंगे, मना कर देंगे। लेकिन जिन्होंने सट्टेबाजी की थी, जिन्होंने सौदा किया था, जिन्होंने इस एग्रीमेंट पर साइन किया था, उनके पास तो क्या था, उनके पास तो एग्रीमेंट था, उनके पास तो ये था कि हाँ हमने एग्रीमेंट किया तो हमें क्या करना पड़ेगा। इसलिए फिर बाद में आप देखते हैं कि चंपारण 1917 में गांधी जी को बुलाया जाता है और उन्होंने कहा कि जो नील उत्पादकों की जो दुर्दशा है उस पर आप क्या करिए एक चीज। तो फिर क्या होते हैं, गांधी जी वहां जाते हैं चंपारण, आपको पता है कि गांधी जी जाते हैं चंपारण, एग्रेरियन बिल बनता है और गांधी जी फिर वहां के लोगों से कहते हैं कि नहीं, आप नील की खेती के लिए क्या करें, लोगों को बाध्य नहीं कर सकते। और फिर जब हम चंपारण के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में हम इसके चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। तो देखिए ये कि उस समय कितना था, 30% था, जो 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयातित किए गए नील के उत्पादन का कितना प्रतिशत हो चुका था, 95%। सोचिए 1878 में 1788 में, बहुत कम समय का, 1788 में जहाँ पर नील उत्पादन कितना हो रहा है, सिर्फ 30%, वहाँ 1810 में आके 95% हो चुका है। यानी सोचिए नील का कितना ज़्यादा मांग बढ़ चुकी थी। इस परसेंट से हम सिर्फ इस बात का कयास लगा सकते हैं कि नील उत्पादकों की दशा क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई थी, दयनीय हो गई थी। ठीक, दीनबंधु की एक पुस्तक है उसमें इनके बारे में बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। ठीक, प्रश्न पुस्तक इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकती है। अशोक के दूसरे शिलालेख में किसका वर्णन है, तो देखिए अशोक के दूसरे शिलालेख में वर्णन है कि मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था उल्लेख किया गया है। अशोक ने क्या किया, इसके जो शिलालेख मिलते हैं वो 14 है, 14 शिलालेख मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्तंभ लेख की संख्या कितनी है, 7 है, ध्यान से सुनिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या हुआ, ये 261 ईसा पूर्व में गद्दी पर अशोक अपने शासनकाल के 269, देखिए 269, ठीक है, इसमें बैठता है। और 261 अपने शासनकाल के 8वें वर्ष ये कलिंग पर क्या करता है, आक्रमण करता है। कलिंग का नरसंहार देखते हुए उसको क्या होता है, बहुत ही
पछतावा करता है, मतलब उसे बहुत पछतावा होता है, इतना नरसंहार देकर, इतना खून खराबा देकर वो तय करता है कि आज के बाद से वो जिंदगी में भी कभी कोई युद्ध नहीं करेगा। तो अशोक का कलिंग लड़ाई के बाद से क्या होता है, हृदय परिवर्तित होता है और धीरे धीरे वो बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव देने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अकेले 84,000 स्तूपों का, ये डेटा आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 84,000 स्तूपों का निर्माण कराता है। इसके शिलालेख जो हैं वो 14 शिलालेख मिलते हैं, जिसमें पहले शिलालेख में उसने पशु बलि की निंदा की है। उसने कहा कि जो भी पशु की बलि देते हैं उसकी वो काफ़ी निंदनीय है। दूसरा उसने बताया, दूसरे शिलालेख में उसने बताया कि मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था होगी। तीसरे शिलालेख में उसने ये बताया कि जितने भी निज अधिकारी हैं, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, वो हर 5वें वर्ष अपने जगह का दौरा करें और लोगों का पता करें कि प्रजा हित में कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। चौथे शिलालेख में उसने धम्म घोष, भेरी घोष की बात की है। 5वें शिलालेख में उसने धर्म महामात्र की नियुक्ति की बात की है, यानी धर्म महामात्रों की नियुक्ति होगी जो धर्म की बातों लोगों को क्या करेंगे, बताएंगे। 6ठे में उसने आत्मनियंत्रण की बात की है। 7वें और 8वें अभिलेख में उसके तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। तो देखिए ये कुछ 14 शिलालेख है, जिसमें 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और उसमें बताया गया है, एनसीईआरटी में आप देखते हैं तो कि कलिंग शिलालेख, जो 13वां शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है और तोसली पर उसने जो अधिकार किया था, उसने बताया कि इतने नरसंहार को देखकर हृदय क्या हो गया, उसका बहुत ही कुंठित हो गया था, वो बहुत ही ज्यादा रोने लगा था इतना युद्धपात देखते हुए। तो अपने शासनकाल के 8वें वर्ष उसका क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ कलिंग। इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो 13वें शिलालेख में मिलता है। ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। सेशन पसंद आ रहा हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे क्वेश्चन, अमित्र घात के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, जब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये नाम हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इन तीन के बारे में तो हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। अब आती है बात बिंदुसार के समय। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। ठीक, अब सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था डाइमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। एंटियोकस का जो राजदूत था एंटियोकस प्रथम। अब एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत भी बिंदुसार के पास भेजा था। बिंदुसार, ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से सूखी अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक की मांग की थी, ध्यान रखिएगा। इसको तारानाथ कहते हैं, बौद्ध विद्वान तारानाथ 16 राज्यों का विजेता बताते हैं। इसको अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु का विनाशक, इसको शत्रु का विनाशक कहा गया है। और डाइमेकस नामक राजदूत भी बिंदुसार के दरबार में आया था, ध्यान रखिएगा। इसको वायु पुराण में भद्रसार या वारिसार भी कहा गया है। बिंदुसार, इसी का पुत्र कौन होता है, अशोक होता है। इसके बिंदुसार के समय में तक्षशिला विद्रोह होता है। तक्षशिला विद्रोह में भी ये सबसे पहले सुसीम को भेजता है और बाद में अशोक को भेजता है। जब इसकी मृत्यु होती है तो अशोक कहाँ का राज्यपाल होता है, तो अशोक अवंती का राज्यपाल होता है। इस सब आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो भी बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि ये वीडियो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। ठीक, आगे क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, उपधा परीक्षण किसे कहते थे, तो मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहितों की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था और इसी को उपधा परीक्षण, इसी को क्या करते थे, उपधा परीक्षण कहते थे। और ये अशोक के समय में प्रचलित थी। देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं तो इनके शासनकाल में एक पुस्तक जो बहुत ही ज्यादा फेमस है वो है अर्थशास्त्र राजनीति के क्षेत्र की एक पुस्तक है, मेगास्थनीज की इंडिका। आपको पता है कि कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये मौर्य साम्राज्य के 18 तीर्थ का वर्णन करती है। तीर्थों की संख्या कितनी थी, 18 थी। अब ये जो मंत्रियों को कार्य करने के लिए जो ये साम्राज्य मंत्री परिषद का गठन होता था, उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था तीर्थ, जिसमें हम पहला मंत्री को पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री होता था। उस मंत्री की नियुक्ति से पहले उसके चरित्र को और जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रमुख होते थे उनकी मतलब उनके चरित्र को बहुत ही जांचा परखा जाता था। इसी को उपधा परीक्षण कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक बार फिर बता देती हूँ कि जब भी हम
तीर्थ की बात करते हैं तो इनकी संख्या थी 18। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ध्यान रखिएगा, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति के संबंध में जानकारी देता है कि पाटलिपुत्र मगध की, स्पेशली मगध की बात करें तो मगध का किस तरीके से कार्यान्वयन किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, बिंदुसार के द्वारा, फिर अशोक के समय। तो ये सारी चीज़ों का हम स्टार्टिंग जो है हम अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती थी, द्वार दशक की नियुक्ति होती थी, द्वार रक्षक की नियुक्ति होती थी। अंतर मतलब कि जितने भी, जैसे आप सैन्य प्रमुख के बारे में पढ़ते हैं तो ये 18 तीर्थ जो थे उनके बारे में हमें जानकारी अर्थशास्त्र से देखने को मिलती है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।